हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने इंडियन इकोनॉमिक्स में जो भारत में टैक्सेशन प्रणाली है या एक अच्छी कर प्रणाली क्या होना चाहिए उसको लेकर के एक लेक्चर लिया था। उस लेक्चर में कुछ चीज़ें छूट गई थी, उनको कवर करेंगे। और जो अलग अलग टैक्स हैं, कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, कैसे उस पर काम किया जाता है, उन सब चीज़ों को हम आज के लेक्चर में देखेंगे। राइट। तो आप पेपर पेन साथ में लेकर के इसे नोट कर सकते हैं। ये आपके लिए 2020 में भी काम आएगा, 2019 में भी काम आएगा, बैंकिंग एग्जाम देते हैं तो उसमें भी काम आएगा। ठीक। देखो, टैक्स मैंने आपको बताया था, टैक्स और दूसरा होता है जिसे ड्यूटी कहते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है, पुरानी क्लास में इसका बेसिक डिफरेंस समझाया था, है ना। तो इसे क्या माना जाता है, टैक्स का मतलब है ये एक अनिवार्य भुगतान है। भुगतान मतलब पेमेंट है, जो किसको करना है, सरकार को हमें देना है। बदले में हमें इसके कोई सुविधा मिलेगी नहीं मिलेगी। ड्यूटी ये भी बिल्कुल इसी के जैसा है, जिसे हम शुल्क कहते हैं। ये भी अनिवार्य है, कंपलसरी है। किसको करना है, गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। बस इतना सा है कि इसके बदले में सरकार आपको सुविधाएं दे सकती है, यानी जो ड्यूटी पे करता होगा उसे कुछ सुविधाएं दी जाएंगी। जैसे एक्साइज ड्यूटी, प्रोडक्शन टैक्स कहते हैं इसे हम। अगर कोई कारखाना है, वहाँ पर कुछ बनाया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, सरकार वहाँ पर 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी, पीने का पानी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, सिक्योरिटी। सिर्फ इतना सा मात्र दोनों में डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक। तो ये तो हो गया टैक्स। अब हम आज बात करेंगे मुख्य रूप से टाइप्स ऑफ टैक्सेस, यानी टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। ओके। तो टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, आप सब पढ़ते रहते हैं कि टैक्स के अगर हम टाइप बताएं तो दो प्रकार के होते हैं। एक जिसे कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर, और दूसरा जिसे बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर। अब इसको कैसे डिफाइन करो, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर। दोनों प्रकार के टैक्स जो हैं ये हमारी जेब से ही निकलते हैं, यानी जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उसी की जेब से जाते हैं। अब किस टैक्स को हम डायरेक्ट बोलें, किसको इनडायरेक्ट। तो टेक्निकली अगर हम इस पे देखें तो दो घटनाएं होती है टैक्स में। एक जिसे नाम देते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब हो जाता है कि कर का लगाया जाना, यानी हिंदी में इसे नाम देते हैं करापात। करापात जब टैक्स लगाया जाता है, कर इम्पोज किया गया, तो इसे बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। दूसरी तरफ एक और घटना होती है जिसे हम बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स ये क्या होता है, यानी इसे कहते हैं कराघात, कि टैक्स का पेमेंट करना, यानी भुगतान करना। कौन व्यक्ति टैक्स का पेमेंट करेगा वो। तो करापात और कराघात ये दोनों घटनाएं अलग अलग हैं। एक जब टैक्स लगाया गया, दूसरा टैक्स का अल्टीमेटली कौन व्यक्ति प्रभावित हुआ। ये दोनों घटनाएं अलग अलग जगह हों तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, और दोनों अगर एक ही जगह हो तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ये टेक्निकल डेफिनेशन है कि माना कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये किस पर लगाया, आपने अपना मोबाइल रिचार्ज कराया। मोबाइल रिचार्ज कराया तो मोबाइल सर्विस जो प्रोवाइड करती है कंपनी, उस पर ये टैक्स इम्पोज किया गया। लेकिन उसने क्या किया, उसने आपसे यानी कस्टमर से वो टैक्स वसूल कर लिया जीएसटी के साथ। तो जब लगाया था तो उसे बोला गया इंसिडेंस ऑफ टैक्स, और टैक्स का अमाउंट जब वसूल किया गया तो उसे कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। ये दोनों अलग अलग जगह घटनाएं हुई थी, इसलिए इसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और दूसरी तरफ हम आयकर की बात करें, आयकर इनकम टैक्स की बात करें, तो इनकम टैक्स व्यक्ति जिसकी आय होगी उस पर लगेगा। जैसे मेरी इनकम पर लगता है, तो टैक्स का लगना यानी कि करापात। और इस टैक्स को भरेगा कौन, मैं किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो अंतिम रूप से प्रभाव भी इसका मेरे ऊपर ही पड़ा, यानी दोनों काम एक ही जगह होते हैं। जिस पर लगे डायरेक्टली उसी से वो वसूल किया जाए तो इसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। हालांकि इनडायरेक्ट टैक्स में भी अंतिम रूप से प्रभावित व्यक्ति ही होता है ना, लेकिन दोनों में और अंतर समझो।
कि डायरेक्ट टैक्स इसमें क्या हुआ कि यदि आप पर इनकम टैक्स लगता है तो इनकम टैक्स भरना, फाइल करना आपकी इनकम के अकॉर्डिंग भरा है, आपने कम भर दिया तो आप ही इसके प्रति जिम्मेदार होंगे। यानी सरकार आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है कि आपकी इनकम होने योग्य टैक्स तो इतनी थी टैक्सेबल, मगर टैक्स आप कम भरते हो, तो अंतिम रूप से आपकी ही लाइबिलिटी बनती है, आपके खिलाफ वो पनिशमेंट भी जारी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं जीएसटी भरता हूँ और जीएसटी में कोई गलती हो गई, कुछ भी हो गई, मुझे सरकार को कोई जवाब यहाँ नहीं देना है। मैं गवर्नमेंट को ना तो ये बताने जाऊंगा देखो मैंने इतना जीएसटी दिया या मैंने कम दिया, ज़्यादा दी, मेरा काम ख़त्म हो गया, जो मैंने सामान खरीदना था खरीद लिया, जो सर्विस चाहिए थी ले ली, अब वो जाने और सरकार जाने, मेरा काम है उसको देना, उसने ठीक कराए नहीं कराए ये उसकी लाइबिलिटी है। ओके, तो इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं, है ना। तो प्रत्यक्ष कर एक प्रकार से वो टैक्स होते हैं गवर्नमेंट जिससे अपनी कमाई करना चाहती है और जिन्हें सीधे हमसे वसूल करती है। कुछ उदाहरण देना चाहें तो एक तो आयकर, इनकम टैक्स सबसे अच्छा उदाहरण है। इनकम टैक्स व्यक्ति पर लगता है। इसी प्रकार का एक और टैक्स है जिसे हम बोलते हैं कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स जो होता है ये व्यक्ति पर नहीं लगता है, ये ऑर्गेनाइजेशन पर लगता है। इसे हिंदी में निगम कर कहते हैं, बट ये नगर निगम वाला कर नहीं है। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई है तो ये कॉरपोरेशन टैक्स ही है। इसी प्रकार से डायरेक्ट टैक्स में हम एक और उदाहरण रख सकते हैं जिसका नाम है कैपिटल गेन टैक्स। ये सब टैक्स आज ही समझना है ना। तो डायरेक्ट लगाए जाएं, सेंटर भी लगाती है, स्टेट भी लगाती है, उनको हम इस नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसमें अगर कोई भी गलती हुई तो टैक्स भरने वाले की जिम्मेदारी तय की जाएगी। अप्रत्यक्ष कर ये भी सरकार की इनकम का सोर्स है, सरकार इससे भी अपनी कमाई करती है, लेकिन सरकार इससे जो कमाई करती है इसके लिए भरने वाला जिम्मेदार नहीं होता है ना। उदाहरण के रूप में इसमें हम लिख सकते हैं, जीएसटी को डाल सकते हैं। अभी वैल्यू एडिड टैक्स भी लगता है, आप इसको भी इसके अंतर्गत लिख सकते हैं, है ना। एंटरटेनमेंट टैक्स, इसको भी इसके अंतर्गत रख सकते हैं। बस हमें याद क्या रखना है, कराघात और करापात वाली चीज़ें दो अलग पॉइंट पर हो रही हैं घटनाएं तो इनडायरेक्ट है, दोनों एक ही पॉइंट पर हो रही हैं घटनाएं तो वो डायरेक्ट टैक्स है। राइट, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब थोड़ा सा इनकम टैक्स को समझ लें। थोड़ी सी जानकारी होना ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई ऐसी नई लिमिट नहीं है कि नहीं इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, तो हमें इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इनकम टैक्स ये क्या है, इसकी हम स्लैब देख लेते हैं, है ना। स्लैब क्या बनाए गए, ऐसा समझ लो कि दो ऑप्शन मिलते हैं, मगर हम एक ऑप्शन से समझ लें। वह व्यक्ति जिसकी इनकम एक साल में 2.5 लाख रुपए तक है, ठीक, तो उस पर जो टैक्स लगेगा उस टैक्स की रेट होगी 0%, 2.5 लाख रुपए से कम है तो। अब यदि किसी व्यक्ति की इनकम 2.5 लाख से कितनी हो जाती है, 5 लाख रुपए तक हो जाती है, तब उस पर जो टैक्स लगाया जाएगा वो कितना लगाया, 5%, है ना। अब किसी की इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में आती है, तब उस पर जो टैक्स लगाया वो कितना लगाया, 20%। और 10 लाख से ऊपर यदि हो जाती है, इसमें फिर एक स्लैब आ जाता है, 1 करोड़ से ज़्यादा ऊपर वालों पर अलग से एक सुपर टैक्स लग जाता है, मगर हम इन्हीं से समझ लेंगे अपने। 30% आता है। कैसे काउंट करते होंगे, क्या है इसका तरीका, कौन कितना टैक्स पे करेगा, क्या कैसे इसको देखते हैं, तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। माना कि किसी व्यक्ति की एक साल में इनकम कितनी है, 2 लाख रुपए ना। तो जब 2 लाख रुपए उसकी इनकम है तो इस पर टैक्स कितना बनेगा, 0 रुपए, क्योंकि 2.5 लाख रुपए से कम है एक साल में, तो इसकी लायबिलिटी 0। दूसरा उदाहरण ले लें कि माना कि किसी व्यक्ति की आय कितनी है, 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपए है, इसका मतलब क्या होता है कि उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा,
तो इस 5 लाख में पहले क्या करो, पहले 2.5 लाख तक की इनकम जो टैक्स फ्री है उसको भी बेनिफिट मिलेगा, यानी इसकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम, ये इस पर कोई टैक्स नहीं बना, 0%। तो 5 में से 2.5 माइनस कर दो, बचा कितना, 2.5 लाख रुपए ना। तो 2.5 लाख रुपए जो बचा, अब उस पर कितना लगेगा, तो इस वाले स्लैब में चलो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% लगेगा। तो 5% की दर से ये कितना, 12,500 रुपये का भुगतान करेगा। ओके, इसमें कई प्रकार की छूट मिलती है, उन पर भी थोड़ा सा समझ लेंगे। अगर किसी की इनकम माना कि 10 लाख रुपए है, अब 10 लाख रुपए इनकम है तो उस पर कितना टैक्स बनेगा 10 लाख वाले पे, तो 10 लाख में 2.5 लाख रुपए तो इसकी अलग कर दो जो टैक्स फ्री थी, बचा कितना, 7.5 लाख ना। तो अगला 2.5 से 5 लाख के बीच में, यानी नेक्स्ट 2.5 लाख रुपए की जो इनकम है उस पर 5% की दर से भुगतान करो। तो 5 लाख कवर हो गया, 5 लाख इसका बचा हुआ है ना। तो 5 लाख जो नेक्स्ट है वो कौन सी रेंज में जाएगा, वो 5 से 10 लाख की रेंज में जाएगा। तो इस 5 लाख पर अब इस पर जो टैक्स लगेगा वो 20% लगता है। इस ढंग से इनकम टैक्स भरना होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब इनकम मतलब इनकम क्या, कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा, ये भी महत्वपूर्ण है, बिना इसके क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा रह जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सैलरी मिलती है, सैलरी मतलब उसकी आमदनी किसी कार्य के बदले में, तो ये इनकम टैक्स के दायरे में आएगा। ठीक है, अगर किसी को हाउस प्रॉपर्टी है उसके पास, है ना, और उस हाउस प्रॉपर्टी को उसने क्या कर रखा है, किराए पे दे रखा है, रेंट पे दे रखा है, खुद नहीं रहता है, तो रेंट से जो उसे किराया मिला ये इनकम टैक्स में काउंट किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि किसी बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, बिजनेस में किसी व्यक्ति को लाभ होता है, या वो कोई प्रोफेशन, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, यदि वो कोई प्रोफेशन करता है, व्यवसाय करता है, और व्यवसाय के बदले में उसकी इनकम होती है, तो वो इनकम टैक्स लगेगा इस पर, राइट। इसी प्रकार से इसी में आता है कैपिटल गेन टैक्स। तो कैपिटल गेन टैक्स का मतलब है आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, 10 लाख में खरीदी थी, अब 15 लाख में बेच दी, तो 5 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, तो ये भी आपके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ऐसी जो इनकम है उनको, एग्रीकल्चर वाली जो इनकम होती है, कृषि से होने वाली जो आय है, उस पर टैक्स की गणना नहीं की जाती है, क्योंकि भारत में कृषि पर आयकर लगाया जा सकता है मगर राज्य सरकार लगाती है, लेकिन राज्य सरकार राजनीतिक कारणों से कुछ किसानों की स्थिति को देखते हुए उस पर टैक्स अभी तक नहीं लगाते। ठीक, टैक्स में कई प्रकार की छूट मिल जाती है, टैक्स जो भरते हैं उनमें छूट मिल जाती है। तो कृषि आय पर टैक्स नहीं लगता है, ये बिल्कुल फिक्स है ना। टैक्स में कई प्रकार की छूट मिल जाती है। कैसे छूट मिल जाती है, तो देखो ये भी कई बार आपको मिलता है कि 80C या कुछ, तो इनको हम सरल रूप में समझें। हम चूंकि CA या PhD तो नहीं कर रहे हैं ना, ये तो जनरल स्टडी के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हमें जानकारी होना चाहिए, है ना। तो क्या कौन सी छूट मिलती है उन पर मोटे तौर पर विचार करते हैं। आप चाहो तो पेपर पेन लेके उसको, इन पॉइंट को नोट कर सकते हो। जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति को सैलरी मिलती है ना, अब वो क्या करता है कि रेंट पे रहता है, किराए पे रहता है। तो किराए पे रहता है तो उसको HRA के अंतर्गत वो उसकी छूट प्राप्त कर सकता है। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो किराए के रूप में जो पैसा आप जमा करते हैं, अब ऐसा नहीं कि आपने 50,000 रुपये महीने का कोई किराए का घर ले रखा है तो पूरा 50,000 आपकी छूट हो जाएगी। अलग अलग शहरों के हिसाब से अलग अलग ढंग से छूट दी जाती है। ठीक, साल भर में आपने कितना किराया दिया है ना, उस हिसाब से फिर उसमें महंगाई भत्ता, यानी एक प्रकार से ये छूट मिल जाती है। ठीक, मेट्रो सिटी में रहने वाले जो रहते हैं उनको अलग रहता है,
ऐसे ही एक आता है 80C। 80C क्या है? तो सेक्शन 80C है इनकम टैक्स एक्ट का। उस इनकम टैक्स के एक्ट में अगर कुछ ऐसी चीज़ों पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जो इसके अंतर्गत मेंशन की है, तो जितना पैसा आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया है उस हिसाब से आपको छूट मिल जाती है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, राष्ट्रीय बचत पत्र, या आपने पीपीएफ में पैसा रख दिया है, ईपीएफ भी जैसे कहते हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, या आपने टैक्स सेविंग कोई बॉन्ड ले रखा है, म्यूचुअल फंड ले रखा है, तो इस पर आपको कोई टैक्स नहीं मिलेगा। यानी इसमें 80C के तहत छूट का दायरा जिसके अंतर्गत आप कवर हो जाते हैं। ठीक, ये इसके अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा और समझो, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, आपने कोई LIC की पॉलिसी करा रखी है, उसका जो प्रीमियम भरते हैं, तो उसमें भी नेशनल पेंशन स्कीम, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, तो ये कुछ ऐसी छूटें हैं जिनमें आप 80C के अंतर्गत पा सकते हो। कितना पा सकते हो तो एक अलग अलग बात है, बट इंडिविजुअल पर्सन को 1.5 लाख रुपए तक यहाँ पर छूट मिल जाती है ना। तो ऐसे करके 1.5 लाख रुपए तक की वो छूट ले सकता है। एक अकाउंट में जमा की जाती है जो नेशनल पेंशन स्कीम, तो इसमें 50,000 रुपये तक की स्कीम उस पर मिलती है। तो वो सब CA का मैटर है, GS के अंतर्गत नहीं आता है। पहली बार घर खरीदते हो तो उस पर भी कुछ छूट लेने का प्रावधान है। मेडिकल हेल्थ स्कीम है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो विकलांग है, दिव्यांग श्रेणी का है, वो आप पर आश्रित है, तो 1,25,000 तक की उसमें भी आपको बेनिफिट मिल सकती है। ठीक है, एजुकेशन लोन, उसका जो रीपेमेंट करते हैं उस पर भी छूट मिल जाती है। वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। तो इनकम टैक्स ऐसे करके कवर हो जाता है। ओके, एक वर्ड और आता है इनकम टैक्स में, उसको भी देख लें, TDS, है ना, TDS। ये TDS क्या होता है? तो TDS का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स मतलब स्रोत पर कर। देखो, ये कोई टैक्स नहीं है, पहली बात, ये कोई टैक्स नहीं है। यहाँ क्या होता है कि सरकार ने फिक्स कर रखा है। मान के चलो आप कहीं जॉब करते हो, अब आपको 50,000 रुपये भुगतान किया गया, तो 50,000 रुपये भुगतान करने में आपका TDS काट लिया, 10% ये कट जाएगा। तो 50,000 के भुगतान में आपको मिला कितना? 5,000 रुपये कट गया, तो आपको 45,000 रुपये मिला। अब ये 5,000 रुपये किसने काट लिया? जिसके यहाँ आप जॉब करते थे। आपकी बात हुई थी कि 50,000 रुपये दोगे मुझे, लेकिन वो दे कितना रहा है? 45,000। तो ये तो आपकी मेहनत का कट गया। लेकिन वो क्या करेगा? आपको पैसे देते समय काट लिया, आपका पैन कार्ड ले करके उस पैन कार्ड के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खाते में वो पैसा जमा कराएगा कि इन पर्सन का 5,000 रुपये जो मैंने TDS के रूप में कटौती की थी, कटौतरा किया था, ये इनके अकाउंट के हिसाब से मैं जमा कर रहा हूँ। अब गवर्नमेंट जाने, आपको 45,000 मिले। एक साल में आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, तब ये 5,000 रुपये जो आपने दिए थे ये आप वापस ले सकते हो। इसके लिए आपको क्लेम करना पड़ेगा। आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे और वहाँ बता पाएंगे कि देखें, मेरी इनकम एक साल में 2.5 लाख रुपए से कम आती है, इसलिए मैं कोई टैक्स के दायरे में नहीं आता हूँ। मेरा ये जो TDS 5,000 कट गया था, मुझे वापस दिया जाए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये TDS वापस भेज देता है। ठीक, इसे कहते हैं टैक्स डिडक्शन ऑन एट सोर्स। तो ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए कि सरकार पता तो करे कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जानकारी दोगे, पेपर में लिखोगे, तब जाके। तो नहीं तो 50,000 पूरा मिल जाता और तो आप टैक्स भरते कि नहीं भरते। अब 50,000 रुपये मान के चलो महीने का सैलरी मिलता है, तो 6 लाख रुपए आपको मिलेगा। आप कितने रुपए कमाते हो? एक साल में 6 लाख रुपए। तो आपका टैक्स बनता है, टैक्स लाइबिलिटी बनती है, 2.5 लाख तक फ्री है। और आप सो ही नहीं करते कि मुझे 50,000 मिलता है, देन फिर कैसे टैक्स देते? टैक्स की चोरी हो सकती है ना। तो इस वजह से ये लगाता है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का एक सर्वोत्तम उदाहरण है।
इनकम टैक्स के जैसा ही दूसरा आता है जो भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, निगम कर के नाम से जानते हैं, एक इंग्लिश में से कॉरपोरेट टैक्स के नाम से जानते हैं। ये और आयकर एक जैसे हैं, बस अंतर सिर्फ इतना है कि ये इंडिविजुअल पर लगता है और ये इंडिविजुअल पर ना लग के संगठन पर लगता है, ऑर्गेनाइजेशन पर लगता है, किसी संगठन पर। क्या मतलब हुआ संगठन पे लगता है? नहीं समझ आया ना? तो मेरा काम है ना समझाना। उदाहरण ले लें कि रिलायंस एक संगठन है, समूह है, और मिस्टर अंबानी, मुकेश अंबानी की जो इनकम हुई, इनको जो पैसा मिला, उस पर ये जो भरेंगे वो क्या हो जाएगा? वो आयकर हो जाएगा। और रिलायंस ग्रुप को भी तो प्रॉफिट होगा, वो भी तो एक साल में कितना कमा लिया। तो रिलायंस ग्रुप पूरे समूह की जो इनकम है उसे क्या कहते हैं? उस पर जो टैक्स लगेगा वो कॉरपोरेट टैक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भारत सरकार की आय का ये सबसे बड़ा स्रोत है। ये लगभग 25% अब लगाते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार की छूट मिल जाती है, इसमें ऐसी छूटों का बहुत कम स्कोप रहता है, राइट। तो इसलिए इसे क्या नाम देते हैं? कॉरपोरेट टैक्स के नाम से इसे हम जानते हैं। क्लियर हो गया? तो इनकम टैक्स समझ गए, कॉरपोरेट टैक्स समझ गए। अब कैपिटल गेन टैक्स भी थोड़ा सा देख लेते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं, इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए, और वो सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं इसी ढंग से पढ़ाता हूँ, सिस्टमेटिक पढ़ाता हूँ, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, राइट। अनअकैडमी प्लस, उस पर मेरी क्लासेस डेली रहती हैं। मैं अनअकैडमी का स्टार एजुकेटर, प्लस एजुकेटर पिछले 1 साल से। अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड मुकेश लाइव यूज करते हैं, उसके बेनिफिट मिलते हैं आपको। 10% डिस्काउंट मिलता है किसी भी कोर्सेज में, या फ्री टेस्ट सीरीज होती हैं उनका आप बेनिफिट ले सकते हो। मैं यहाँ कौन कौन सी क्लासेस जो पढ़ा रहा हूँ, एक तो ये पेपर 2A है 2020 के लिए, ये सुबह क्लास रहती है 9 बजे, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, ये पढ़ा रहा हूँ, है ना। कल से यानी 12 जुलाई से एक नया कोर्स शुरू कर चुका हूँ, जिसमें पॉलिटी, प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों को लेकर के शाम को 4 बजे। 22 जुलाई से एक हमारा नया बैच कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। बैच कोर्स में मोर देन वन एजुकेटर, एक से ज़्यादा आपको एजुकेटर पढ़ाते हैं, 2019 के लिए है ये। तो इसमें पॉलिटी वाला पेपर जो है, इसमें एक्ट वाले पेपर जो है वो मैं कवर कराऊंगा इसमें, है ना। भारत के जो टॉप एजुकेटर हैं उनकी आप क्लास ले पाते हैं अनअकैडमी प्लस पर। 17 रुपये मात्र खर्च होता है, स्टडी फ्रॉम होम होता है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, EMI का ऑप्शन भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। टाइम टू टाइम यहाँ पर कई टेस्ट सीरीज चलती रहती हैं, उनको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन 1 महीने से लेकर के 2 साल तक अवेलेबल है। इसमें जो फीस है, जैसे 1 साल का 7,000 रुपये फीस है, मगर ये नीचे कोड जो ज़रूरत पड़ती है ना मुकेश लाइव, इसका यूज करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट ले पाते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, उसको ज्वाइन कर लें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक पर, कैपिटल गेन टैक्स, इसके बारे में बात कर रहे थे ना। एक चैप्टर है ना कि भारत में टैक्स प्रणाली, कर टाइप क्या होते हैं, फेयर टैक्सेशन सिस्टम, तो उसमें ये सब काम आने वाली चीज़ें हैं। वहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन निश्चित ही आपसे पूछा जाएगा। तो कैपिटल यानी पूंजी, आपकी पूंजी बढ़ जाती है तो उस पर भी भाई टैक्स बनेगा। तो ये पूंजी पर क्या मतलब, इसमें अलग अलग प्रकार के टैक्स लगते हैं, एक शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म लगता है। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो, कैलकुलेशन हमारा काम नहीं है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फॉर नॉलेज, थोड़ी सी फॉर जनरल नॉलेज बात कर सकते हैं। जैसे यदि आप रियल एस्टेट का मतलब क्या होता है, जैसे घर हो गया यानी अचल संपत्ति, दुकान हो गया, ऑफिस हो गया, तो आपने इसे खरीदा था और उसके बाद फिर आपने इसे सेल कर दिया। 2 साल के बाद यदि आप बेचते हैं
और उस पर प्रॉफिट हुआ तो ये लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन माना जाएगा। 2 साल के अंदर ही बेच देते हैं तो ये शॉर्ट टर्म में काउंट होगा। ठीक इसी प्रकार से आपने गोल्ड ज्वेलरी कुछ ऐसा लिया हुआ है और उस गोल्ड ज्वेलरी को अगर 3 साल के बाद अगर आप सेल करते हैं, प्रॉफिट होता है, तो इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इससे पहले करते हैं तो शॉर्ट टर्म हो जाता है। इसी प्रकार से शेयर मार्केट में भी ये काम करेगा। शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, इनको आपने लिया और इनको 1 साल के बाद यदि आप सेल करते हो तो इस पर जो टैक्स लगेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है। ठीक, तो ये कौन सा टैक्स हो गया? इसे बोलते हैं पूंजी बढ़ाने पर, यानी इस पर वृद्धि होने पर लगने वाला टैक्स। इसे हम कैपिटल गेन टैक्स के नाम से जानते हैं। ये डायरेक्ट टैक्स में ही माने जाएंगे, डायरेक्ट टैक्स के ही उदाहरण होते हैं। ओके, सिंपल। इसी प्रकार से एक और टैक्स है डायरेक्ट टैक्स का, जो लोकल लेवल पर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस पर आप चार्ज कर सकता है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स ना, संपत्ति कर भी जिसे कहते हैं ना। तो प्रॉपर्टी टैक्स जनरली बड़े शहरों में लगता है, मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं उनमें लगता है। तो इन्हें वसूल करने का अधिकार किसको दे देते हैं? म्यूनसिपैलिटीज़ को, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो वसूल करते हैं। कहने का मतलब है आपके पास कोई गोदाम है, आपका कोई घर है, फैक्ट्री, बिल्डिंग, आवासीय भवन, ऑफिस, कुछ भी है, आप उसके मालिक हैं, स्वामी हैं, तो इस मालिक होने के नाते आपको ये टैक्स देना पड़ता है। बदले में क्या मिलेगा? बदले में आपको सीवेज लाइन मिलेगी, आपको सड़कें मिलेगी, पार्क बनाया जाएगा, तो ये सब चीज़ें, तो ये स्थानीय स्तर पर, बट ये भी डायरेक्ट टैक्स में ही रखा जाएगा, तो आप उसमें इसमें रख सकते हैं, राइट। इसके बाद एक और टैक्स जिसका नाम है गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट, उपहार कर, गिफ्ट टैक्स। यदि भारत में किसी व्यक्ति को 50,000 रुपये से अधिक कीमत का कोई गिफ्ट मिलता है तो उस पर टैक्स लगेगा। टैक्स कौन देगा? जिसे गिफ्ट मिलेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। अब उपहार आपके मम्मी पापा ने दे दिया, बाइक दिला दी, कार दिला दी, तो क्या वो भी टैक्स भरेंगे? नहीं। क्लोज ब्लड रिलेटिव्स को छोड़ करके यदि कोई दूसरा आपको गिफ्ट देता है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, इनको छोड़ करके अन्य कोई देता है तो गिफ्ट टैक्स लगेगा। तो डायरेक्ट है भाई, जिसको गिफ्ट मिलेगा उसी को देना पड़ेगा, राइट। क्लियर है ये बात? इसी प्रकार से एक और टैक्स है जिसे हम बोलते हैं डीडीटी। डीडीटी एक तो दवा आती है छिड़काव करने की, कीटनाशक होता है, बट वो डीडीटी अलग है। ये इसको कहते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। भाई ये कौन सा टैक्स है? ये कैसे काउंट करते हैं, क्या करते होंगे? तो डिविडेंड का मतलब ऐसे समझो कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं तो आपकी उसमें हिस्सेदारी हो जाती है। अगर कोई कंपनी जो है उसको मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ ना, तो उस प्रॉफिट को नंबर 1 वो क्या करेगी? अगली कोई यूनिट में लगाना चाहती है, यानी अपने प्रॉफिट को अपने पास रख करके अपना कुछ आगे कुछ करना चाहती है। तो ये कंपनी की इनकम हुई, तो कंपनी की इनकम पर उसे टैक्स पे करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कॉरपोरेट टैक्स। अगर कंपनी ने उस पैसे को अपनी इनकम में शो किया हुआ है तो निगम कर। दूसरा है कि कंपनी अपने मालिक जो उसके हैं वो अपना प्रॉफिट लेना चाहते हैं, शेयर होल्डर को देना चाहते हैं, तो उनको जब वो पैसा दिया जाएगा तब वहाँ पर उसे कुछ कटौती करनी पड़ेगी, यानी डिविडेंड लाभांश बांटने पर उसको यहाँ पर कुछ वो टैक्स काट लेगा, लगभग 20%। तो ये क्या हुआ? ये डायरेक्ट टैक्स, और ये 20% काट के सरकार के खजाने में जमा कराएगा। मान के चलो मेरे पास शेयर था और मुझे प्रॉफिट जो होना था 20% उसने काट लिया, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपना रिटर्न फाइल करके और फिर ये वापस मांगूंगा अगर 2.5 लाख से कम इनकम होती है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट टैक्स का ये भी उदाहरण है, तो इसलिए इसको कर सकते हो, राइट। इसी प्रकार से एक और टैक्स, उस टैक्स को देखो, उसका नाम है जिसे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के नाम से जानते हैं। सिक्योरिटीज
ट्रांजैक्शन टैक्स। ये क्या होता है? शेयर बाजार में आप कोई शेयर खरीदते हैं, कोई म्यूचुअल फंड खरीदते बेचते हैं, तो खरीदने बेचने पर टैक्स लगेगा। जब भी खरीदोगे, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे ना हो, प्रॉफिट होगा अगर शेयर खरीदने पर और फिर आप बेचते हैं प्रॉफिट होता है तो कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ प्रॉफिट हो ना हो आप पर एक टैक्स लगता है। ये बहुत कम अमाउंट रहता है, इसलिए कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए नॉर्मली सब पे कर देता है। ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, दीज ऑल आर एग्जाम्पल बिलोंग्स टू डायरेक्ट टैक्स। ये प्रत्यक्ष कर से संबंधित थे। ओके, समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को समझेंगे, अप्रत्यक्ष करों को समझेंगे, वैल्यू एडेड के स्थान पर क्यों जीएसटी आया उसको समझेंगे। ओके, सो वीडियो लाइक कर दें, कोई क्वेरी है तो कमेंट कर दें, और अगले सेशन के लिए तैयार रहें। और प्लस ज्वाइन करने के लिए कोड नेम याद रखें। कोड नेम जो यहाँ पर नीचे आप देखोगे, नीचे ये स्ट्रिप जो चल रही है यहाँ पर दिखाई देता है ना, मुकेश लाइव, इसका यूज कर सकते हो, है ना। इसको यूज करने से आपको 10% फीस में डिस्काउंट मिल जाता है। 50 से ज़्यादा लोग MPPHCA की कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं, मोर देन 50, तो आप किसी की भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर दूसरी कैटेगरी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उसके लिए भी ये कोड आपका काम कर जाता है। सो थैंक यू।